नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणियां नहीं हटेंगी। बंगाल हिंसा पर फेक न्यूज की बाढ़, बीजेपी ने जारी किए फर्जी वीडियो और तस्वीरें। केंद्र सरकार ममता बनर्जी के पीछे पड़ी, जांच दल भेजा और लिखी दो चिट्ठियां। कोरोना के इलाज के लिए गायत्री मंत्र और प्राणायाम के प्रोजेक्ट को सरकार की हरी झंडी। पंचायत चुनाव के बाद अखिलेश का दावा, बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी हराएंगे। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से आज साफ कह दिया है कि वो मद्रास हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को नहीं हटवाएगा। हालांकि कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने कुछ ज्यादा ही सख्त टिप्पणियां कर दी हैं और उच्च न्यायालयों को इससे बचना चाहिए, मगर उसने ये भी कहा कि चुनाव आयोग को मीडिया पर अंकुश लगाने की इच्छा से परहेज करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान जिस ढंग से संचालन किया है उससे उसका पूरा जो दूसरी लहर आई है इसके लिए वो जिम्मेदार है और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। एक दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के लिए लगातार आलोचनाओं का सामना कर रही केंद्र सरकार को एक और झटका दिया है। अदालत ने केंद्र से कहा कि देश में ऑक्सीजन आवंटन की प्रक्रिया में पूरी तरह से फेरबदल यानी सुधार करने की जरूरत है। उसने ये भी कहा कि इस पूरी व्यवस्था के ऑडिट किए जाने और जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है। कोर्ट की इस टिप्पणी का साफ मतलब यही है कि देश में ऑक्सीजन को लेकर पूरी तरह से अव्यवस्था है और इसी वजह से मरीजों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब तक दिल्ली सहित कई राज्यों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण सैकड़ों मरीजों की मौत हो चुकी है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने मद्रास हाई कोर्ट के खिलाफ एक अर्जी दे रखी। पहले मद्रास हाई कोर्ट गया था उसने जब सुनवाई से इनकार कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट की कर रुख किया और वहां वो ये अपील लेकर गया है, ये याचिका लेकर गया है कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उसको मीडिया को रिपोर्ट करने से रोका जाए और उसको कार्रवाई से भी हटा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार हमने बताया था 2-3 दिन पहले भी इस खबर के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को मीडिया को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, मीडिया पर किसी तरह से अंकुश नहीं लगाए जा सकते और मद्रास हाई कोर्ट ने जो भी कुछ कहा है उसको रिपोर्ट करके मीडिया ने कोई गलत काम नहीं किया है और कोर्ट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स होती, जो भी बातचीत होती है उसको रिपोर्ट करने का मीडिया को हक है। लेकिन चूंकि चुनाव आयोग कटघरे में है, चुनाव आयोग की पूरी भूमिका कटघरे में है, चुनाव आयोग पर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, इसलिए वो घबराया हुआ है, खिसियाया हुआ है और जाहिर है कि केंद्र सरकार ने भी उसको भेजा होगा सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये टिप्पणियां अंततः केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। उसी के दिशा निर्देश पर चुनाव आयोग चल रहा है, हालांकि कहने को वो इंडिपेंडेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बीच की लाइन ली है, उसने हाई कोर्ट को भी कहा है कि इतनी सख्त टिप्पणियां न करें और चुनाव आयोग को फिर कहा कि ये टिप्पणियां हम हटाएंगे नहीं। ये जरूर है कि हाई कोर्ट को संयम बरतना चाहिए, लेकिन जब इतना बड़ा मामला हो तो कोई कैसे संयम बरत सकता है। अभी हाल में जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और उसके अफसरों को कहा था कि ये जो कुछ भी ऑक्सीजन के मामले में हो रहा है वो दरअसल एक नरसंहार की तरह है। तो ये तो जो टिप्पणियां आती हैं दरअसल स्थितियों को ठीक ढंग से प्रतिबिंबित करती हैं। एक गुस्सा जो समाज में है और जो कोर्ट देख रहा है सरकारों की तरफ लापरवाही, सरकार और जो भी इंस्टीट्यूशंस उनकी लापरवाही को देख रहा है, उस पर उसका ये रिएक्शन है और कोई भी गैर वाजिब रिएक्शन नहीं है। ये सब लोग महसूस कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग के संदर्भ में हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार के संदर्भ में हो।
दूसरा जो फैसला है, निर्देश है, केंद्र सरकार न तो ऑक्सीजन का सही ढंग से बंदोबस्त कर पा रही है और न सही ढंग से उसका वितरण कर पा रही है, और जिसकी वजह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। तो केंद्र सरकार के पास कोई मॉडल नहीं है, कोई नीति नहीं है, मनमाने ढंग से वो ये काम कर रही है। जबकि मुंबई का जो मॉडल है, जिसका हवाला पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको लागू करने की भी बात हो रही है, और खुद सरकार ने भी कहा कि हम उससे वो मंगाए हैं डिटेल्स और उस पर काम करेंगे। तो केंद्र सरकार के पास अपना कोई मॉडल नहीं है, अपनी कोई योजना नहीं है, और वो बार बार एक्सपोज हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जहां हाथ रखा है, उसने पूरे ऑक्सीजन को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उसमें केंद्र सरकार किस तरह से लापरवाही और अराजक ढंग से काम कर रही हो, उसको खुलासा कर दिया है। अगली खबर का रुख करते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजे के आने के बाद से जारी हिंसा का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, और लगभग सभी राजनीतिक दल इसके सियासी फायदा उठाने की कोशिश में हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की तस्वीरें और फर्जी वीडियो चल रहे हैं, जिनमें कई पुराने हैं और दूसरी वारदातों से जुड़े हुए हैं, जिनका इस मौजूदा हिंसा से कोई भी लेना देना नहीं है। मसलन पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक तस्वीर जारी करके कहा है कि ये मोमिक मोइत्रा की तस्वीर है, जो चुनाव के दौरान उत्तर बंगाल के शीतलकुची में मारे गए। लेकिन इंडिया टुडे के अनुसार जो तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ता मोमिक मोइत्रा की बताई गई है, वो दरअसल अब्रो बनर्जी की है, जो इंडिया टुडे के पत्रकार हैं। खुद अब्रो बनर्जी ने ट्वीट करके कहा है कि ये तस्वीर उनकी है और वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु के बाद उसकी बेटी उसे पानी पिलाने की कोशिश करती है, उसे उसकी मां ये कहकर रोकने की कोशिश करती है कि उसे भी कोरोना हो जाएगा, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने इसे ये कहकर प्रचारित किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा में टीएमसी के समर्थकों के हाथों इस व्यक्ति की मौत हो गई, जिसे पानी पिलाने की कोशिश उसकी बेटी कर रही है। एक और वीडियो बीजेपी के आईटी सेल ने चला रखा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ताजा हिंसा की जो हुई है, जिसमें टीएमसी के लोगों ने आगजनी की है, लेकिन ये कोलकाता में 2018 में विद्यासागर कॉलेज में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई तोड़फोड़ का वीडियो है। इसी तरह बर्धमान जिले में 2018 में रामनवमी के बाद हुई हिंसा के वीडियो को बीजेपी मौजूदा हिंसा का वीडियो कह के चला रही है। तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है बंगाल की हिंसा को एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए, टीएमसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। टीएमसी के कार्यकर्ता निश्चित रूप से हिंसा में सम्मिलित रहे हैं, बीजेपी के लोग भी सम्मिलित रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, और आईएसएफ के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी मारे गए हैं। तो विभिन्न दलों के कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन बीजेपी हवा ये बना रही है कि सिर्फ उसी पर अत्याचार हुआ है, उसी के लोग मारे गए हैं। जबकि सीपीएम और वामपंथी दलों के दफ्तरों पर भी हमले हुए हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो ये पूरी राजनीतिक हिंसा में सारे दल आपस में जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि चूंकि टीएमसी की ताकत ज्यादा है, उसकी तरफ से ज्यादा हमले हुए होंगे, लेकिन इनकी जांच होनी चाहिए, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि उनके फर्जी वीडियो और फर्जी तस्वीरें फैलाकर भ्रम फैलाना और एक झूठा प्रचार करके टीएमसी को बदनाम करना, ममता बनर्जी को बदनाम करना और अपने लिए एक सिंपैथी हासिल करना और एक अपनी राजनीति को बढ़ावा देना। तो ये बीजेपी का चरित्र रहा है। बीजेपी संघ परिवार इसी तरह से काम करते रहे। बीजेपी के आईटी सेल इसी के लिए कुख्यात है, वो इसी तरह से फर्जी चीज़ों को प्रचारित करता है सोशल मीडिया पर और एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है, जिसमें वो साफ सुथरा होता है, पाक साफ होता है और बाकी सब जो है वो हिंसा, नफरत और दूसरे जो बुरे काम हैं उनमें लिप्त बताए जाते हैं। तो ये साफ है जो भी आई हैं। हालांकि कुछ तस्वीरें और वीडियो दूसरी पार्टियों ने भी इसी तरह से शेयर किए हैं, लेकिन उन वीडियो को और उन तस्वीरों को देखकर लगता है कि वो उनके अपने द्वारा बनाए गए नहीं हैं, या तो गलती से उन्होंने उनको रीट्वीट किया है या सोशल मीडिया पर शेयर किया है या फिर जानबूझकर उनको बढ़ावा दिया है, लेकिन अपनी तरफ से मैन्युफैक्चर नहीं किया है, ऐसा जान पड़ता है। हो सकता है जांच के बाद पता चले कि कुछ और भी पार्टियां इस तरह के फर्जी वीडियो और तस्वीरों में शामिल हो, लेकिन बीजेपी का तो बहुत ही साफ
समझ में आ रहा है कि वो इस तरह का अभियान ही चला रही है, पहले भी चलाती रही है और अब भी चला रही है। दूसरी पार्टियों के बारे में इस तरह की खबरें बहुत कम आई हैं अतीत में। अगली खबर लेते हैं। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। गृह मंत्रालय ने अतिरिक्त गृह सचिव की अगुवाई में 4 सदस्यों की एक टीम पश्चिम बंगाल भेजी है, जो वहां के हाल की राजनीतिक हिंसा का अध्ययन करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट देगी। इसके पहले गृह सचिव अजय भल्ला ने एक के बाद एक 2 चिट्ठियां लिखकर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब तलब किया था। उन्होंने हिंसा से जुड़े कई सवाल किए थे और कहा था कि अनुपालन नहीं होने पर गंभीर नतीजे सामने आएंगे। जाहिर है कि ये विशुद्ध धमकी थी। इस बीच केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान उनके काफिले पर बंगाल की तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया। मंत्री ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि टीएमसी के गुंडों ने पश्चिमी मिदनापुर में मेरे काफिले पर हमला किया, खिड़कियां तोड़ दी, पर्सनल स्टॉप पर हमला किया। लेकिन मुरलीधरन के इस दावे और वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख ने कहा है कि मंत्री ने अफ्रीकी देश कांगो में गृह युद्ध का 10 साल पुराना वीडियो शेयर करते हुए पश्चिम बंगाल में हमले का दावा किया है। तो इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार बीजेपी शुरू से तृणमूल कांग्रेस की जीत को पचा नहीं पाई और हमले कर रही है। जाहिर है कि जहां जो हिंसा हुई है चुनाव बाद, उसको भी वो बहाना बना रही है, उसको बहुत अतिरंजित करके पेश कर रही है और झूठी खबरें भी पैदा कर रही है। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि चूंकि केंद्र में उसकी सत्ता है, इसलिए उसका वो दुरुपयोग भी कर रही है। एक के बाद एक 2 चिट्ठियां राज्य सरकार को लिखना जताता है कि ये राजनीति से प्रेरित है और राज्य सरकार को परेशान करने की नीयत से प्रेरित है। क्योंकि जिस समय ये राजनीतिक हिंसा हो रही थी, उस समय जो चुनाव आयोग है उसके अधीन था पूरा प्रशासन तंत्र। क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान पूरा जो तंत्र होता है वो रिपोर्ट करता है चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग ने पूरे अधिकारी तंत्र में काफ़ी बदलाव भी किए थे। डीजीपी और आईजी सब ये बदल डाले थे उसने। तो उस समय की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, लेकिन ये ममता बनर्जी के सर पर ठीकरा फोड़ना था, क्योंकि उनको बदनाम करना था। तो केंद्र सरकार ने ये रवैया शुरू किया। प्रधानमंत्री ने गवर्नर को फोन करके रिपोर्ट ली, जो कि आमतौर पर कभी होता नहीं है। गवर्नर ने एक झूठी और मिथ्यापूर्ण बातें की और बयानबाजी की, और वो भी इस अभियान में शामिल रहे। उनकी पार्टी के नेता दिलीप घोष गवर्नर को ज्ञापन देने गए। तो एक पूरा बड़ा मामला बनाने की कोशिश की राष्ट्रीय स्तर पर, और वो वही कोशिश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सरकार को टॉपल करने की कोशिश कर रही है, अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच ये भी खबरें आई थी कि शायद राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। अभी नहीं लगा है, लेकिन शायद ये तैयारी है आगे चलकर लगातार हमले करके अव्यवस्थित किया जाए, अस्थिर किया जाए, अराजकता फैलाई जाए। और हम ये भी जानते हैं कि इस पूरी हिंसा को सांप्रदायिक रंग भी दिया जा रहा है। तो एक ग्राउंड बनाने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से चल रही है, ममता बनर्जी को उकसाने, भड़काने, परेशान करने की रणनीति के तहत। दूसरा है कि केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने जो वीडियो शेयर किया है अपनी यात्रा के दौरान हमले का, उसको लेकर बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रश्न क्या खड़े हो रहे हैं? साफ लग रहा है कि उस वीडियो को एडिट किया गया है कहीं कहीं के विजुअल से मिलाकर, और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मुरलीधरन के काफिले पर जबरदस्त हमला हुआ है। और उसमें कांगो, अफ्रीकी देश कांगो में जो कभी हिंसा हुई थी 10 साल पहले, गृह युद्ध के दौरान जो हिंसा हुई थी, उसके विजुअल इस्तेमाल किए गए हैं। तो कितना भयानक है। आप सोचिए कि किस तरह से घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर, तोड़ मरोड़ कर, मनगढ़ंत रूप देकर और पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं। दुर्भाग्य देखिए कि केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हैं। उनकी पार्टी तो ये करती ही है। उनकी पार्टी का आईटी सेल का एक ही काम है इसी तरह के भ्रम और फर्जी वीडियो और इस तरह के फैलाना। लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री भी इसमें इस तरह की हरकतों में शामिल हो गए हैं। ये बताता है कि हमारी सरकार किस ढंग से चल रही है, किन इरादों से चल रही है, और उसके लिए लोकतांत्रिक मर्यादाएं, लक्ष्मण रेखाएं, संवैधानिक जिम्मेदारी, कानून वगैरह कोई बहुत मायने नहीं रखते हैं।
अगली खबर लेते हैं। केंद्र सरकार अपने अवैज्ञानिक प्रयोगों और कोरोना के नीम हकीम इलाजों को बढ़ावा देने के उपाय लगातार करती रही है। अब देश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच विज्ञान और तकनीक विभाग ने कोरोना संक्रमण के इलाज में गायत्री मंत्र के जाप और प्राणायाम के प्रभावों के क्लिनिकल परीक्षण की हरी झंडी दे दी है। बल्कि झंडी ही नहीं दी, बल्कि इसके लिए अलग से धन भी आवंटित कर दिया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार ये ट्रायल एम्स ऋषिकेश में मरीजों के एक समूह पर किया जाएगा। औपचारिक तौर पर यह परीक्षण इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री के साथ पंजीकृत है। इसके तहत 20 मध्यम लक्षणों वाले कोविड-19 मरीजों पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इन्हें 2 समूह में बांटा जाएगा, जहां एक समूह को 14 दिनों तक सामान्य उपचार के साथ एक सर्टिफाइड योग शिक्षक की निगरानी में जाप और सांस संबंधी व्यायाम करने होंगे। इसके बाद दोनों समूहों की तुलना इस आधार पर की जाएगी कि जिन्हें अतिरिक्त उपचार मिला, क्या उनमें संक्रमण या कोशिकाओं से जुड़े औसत से अधिक सुधार हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीजों पर इसके प्रभावों का परीक्षण नहीं किया जाएगा। इस बात का मूल्यांकन किया जाए कि दोनों समूहों के नेगेटिव टेस्ट होने में कितना अंतर था और वे कितने दिनों तक अस्पताल में रहे। इस बात का भी मूल्यांकन होगा कि क्या उनमें थकान और एंजाइटी यानी घबराहट कम हुई है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, आप समझ ही रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट गोबर और गोमूत्र से कहीं आगे नहीं जाता है। योगा, मंत्र जाप, ध्यान, ये सब एक मेडिटेशन के तरीके हैं जो बहुत सारे रोगों के उपचार में इस्तेमाल भी होते हैं। जहां एंजाइटी होती है, जहां आदमी को डिप्रेशन होता है, इस तरह के उपाय किए जाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसको कोरोना के इलाज से जोड़ना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दरअसल इस सरकार के अवैज्ञानिक सोच को प्रदर्शित करता है। इस सरकार के नेतृत्व में वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक शोधों की कोई समझ ही नहीं है। ये दिमाग से खाली सरकार है और इसीलिए हम देखते हैं कि ये इस सरकार के मंत्री बाबा रामदेव के उन प्रोडक्ट को लॉन्च करने के समय खड़े हो जाते हैं साथ में, जिनकी वैज्ञानिकता सिद्धि नहीं हुई है और जो किसी भी तरह से कोरोना का इलाज करने में सक्षम नहीं है। कोरोनिल दवाई की बात कर रहा हूं मैं। रामदेव ने कितने जोर शोर से उसका लॉन्चिंग की थी, लेकिन कहीं से भी उसे किसी ने कोरोना की दवाई नहीं माना और ना वो दवाई है ही। ये एक झूठा दावा था और ये देश की अनपढ़ जनता को बेवकूफ़ बनाने का एक हथकंडा था जो रामदेव बार बार करते रहते हैं और उसे इस सरकार से, जो अंधविश्वासी सरकार है, उससे लगातार समर्थन भी मिलता रहता है। इस तरह के प्रयोग से जो पूरी वैज्ञानिक बिरादरी है वो परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि वैज्ञानिक शोध क्या होते हैं, वैज्ञानिक शोध किस तरह से किए जाने चाहिए, उनकी प्रोसेस क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, रिसर्च के तरीके क्या हैं। लेकिन ये सरकार अवैज्ञानिक चीज़ों को उन पर थोप रही है। ये थोपना ही है और कुछ नहीं है और इसके बहुत दुष्परिणाम देश को भी भुगतने पड़ेंगे। वैज्ञानिक शोध में हम पिछड़ते जाएंगे विश्व स्तर पर, क्योंकि इस तरह की चीज़ों पर अगर हम शोध करेंगे तो दुनिया भर में हमारे विश्व गुरु होने पर जगहसाई होगी। तो बहुत सारे इसके पक्ष हैं, लेकिन बहुत ही दुखद है कि इस तरह के प्रयोगों को, इस तरह के प्रोजेक्ट को ये सरकार मंजूरी दे रही। आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा है कि पंचायत चुनाव के नतीजों से साबित हो गया है कि राज्य की जनता ने बीजेपी सरकार को खारिज कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी ने पंचायत चुनाव में आशातीत सफलता हासिल की है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो बीजेपी को हराएगी। बता दें कि पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने 747 सीटों पर जीत हासिल की है और वो अव्वल रही है। सत्तारूढ़ बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को सपा से कम 690 सीटों पर कामयाबी मिली है। बीएसपी तीसरे नंबर पर रही है। उसके समर्थन वाले उम्मीदवारों को 381 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 76 सीटें जीतने में कामयाब रही, जबकि इस बार निर्दलीय और अन्य को 1156 सीटें मिली हैं। जाहिर है कि सत्तारूढ़ बीजेपी को करारा झटका लगा है और यदि इसे अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले सेमीफाइनल की तरह देखा जाए तो बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और इस चुनाव नतीजे से जाहिर है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी बहुत उत्साहित है, क्योंकि जहां कुछ नहीं था, किसी तरह से नहीं लग रहा था कि
समाजवादी पार्टी या बीएसपी खड़े भी हो पा रहे हैं बीजेपी के सामने, वहाँ पंचायत चुनाव के नतीजों ने एक तरह से उनमें उत्साह भर दिया है कि नहीं, गुंजाइश है और बीजेपी को पराजित किया जा सकता है। और इस माहौल में पराजित किया सकता है जब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया गया है, पोलराइजेशन किया जा रहा है धर्म के नाम पर। तो ये उत्साह होना स्वाभाविक है, लेकिन अखिलेश यादव को ये समझ में आना चाहिए कि ये जनता का गुस्सा है जो निकला है, ये अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रमों और उनके नेतृत्व से नहीं निकला है। ये इसको कहना चाहिए बाय डिफॉल्ट, यानी बीजेपी गलती कर रही इसलिए उसका फायदा मिल रहा है, एक निगेटिव वोट का फायदा मिल रहा है और इसमें अखिलेश यादव का कोई विशेष योगदान नहीं है, उनकी पार्टी का योगदान नहीं है। तो इसलिए इसको एक पूंजी की तरह तो देखना ठीक है, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि इसी के बल पर वो विधानसभा चुनाव जीत लेंगे तो ये उनकी खुशफहमी है। पंचायत चुनाव के नतीजों का पंचायत चुनाव का चरित्र भी अलग होता है और उनके नतीजों पर इतना ज़्यादा विश्वास करना भी गलत होगा। तो इसका इस्तेमाल करके अगर अखिलेश यादव आगे की तैयारी करें तो शायद एक उम्मीद वो कर सकते हैं, लेकिन अगर घर में बैठकर वो ट्वीट ही करते रहेंगे और सड़कों पर नहीं उतरेंगे और उनकी पार्टी सड़कों पर उतरकर काम नहीं करेगी, कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद नहीं करेगी, बेरोजगार लोगों के साथ खड़ी नहीं होगी, किसान आंदोलन के साथ खड़ी नहीं होगी, मजदूरों के साथ नहीं खड़ी होगी, तो उनका भी डब्बा गोल हो जाएगा जैसे पिछले 2 चुनाव में होता रहा है। बहरहाल ये थी आज की खास खबरें और उम्मीद है कि आपने इन्हें पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे, बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूं कल की खास खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।